डिक्टेशन 120 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपनी ही 2 सदस्यीय पीठ के फैसले को पलटते हुए स्पष्ट कर दिया कि विधायिका से पारित प्रस्तावों पर समयबद्ध निर्णय के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति को बाध्य नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु सरकार की याचिका पर पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से यह संवैधानिक प्रश्न खड़ा हो गया था जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की समय सीमा निर्धारित की गई थी। इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी। इसी संदर्भों पर विचार करने के बाद प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने माना कि पूर्व का फैसला न्यायपालिका के दायरे से बाहर था और सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के सीमित विवेकाधीन अधिकारों में न्यायपालिका कटौती नहीं कर सकती है। हालांकि संविधान पीठ 2 सदस्यीय पीठ के फैसले के एक बिंदु से सहमत रही कि संवैधानिक प्रमुख भी अनिश्चितकाल के लिए विधेयक को रोककर नहीं रख सकते और ऐसा होने पर संबंधित पक्ष को अदालत जाने का अधिकार है। अब आगे का रास्ता केंद्र व राज्य सरकारों के लिए अधिक जिम्मेदारी का है। राज्य सरकारें यह अपेक्षा नहीं कर सकती कि संवैधानिक प्रमुख महज रबर स्टाम्प की तरह काम करें। राष्ट्रपति व राज्यपालों की भूमिका संविधान में स्पष्ट रूप से विवेक और संतुलन पर आधारित है। यह निर्णय शक्ति विभाजन के सिद्धांत को मजबूती देता है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं बल्कि संस्थाओं के बीच सामंजस्य व स्पष्ट सीमाओं से चलता है। जब न्यायपालिका अपनी सीमाओं को पहचानती है और कार्यपालिका को उसके दायित्वों की याद दिलाती है तब संविधान जीवंत रहता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उसी जीवंतता को पुष्ट करता है। इससे ऐसी संवैधानिक व्यवस्था को मजबूती मिलती है जिसमें कोई संस्था सर्वोच्च नहीं पर सब मिलकर सर्वोच्च व्यवस्था को कायम रखती है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब कई राज्य सरकारें राज्यपालों के साथ टकराव की स्थितियों का अनुभव कर रही है। कई बार विधेयकों, विश्वविद्यालयों की नियुक्तियों या शासन से जुड़े निर्णयों पर राज्यपालों की लंबी चुप्पी या देरी को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद उभरते रहे हैं। संविधान पीठ ने समय सीमा घोषित न करके संवैधानिक प्रमुखों की स्वतंत्रता को बरकरार रखा, लेकिन अनिश्चितकाल ने रखने की टिप्पणी देकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को गतिरोध में फंसने से बचाने की कोशिश भी की है। यह संतुलन बहुत नाजुक पर आवश्यक है। जनादेश से संचालित सरकारें भी यदि किसी चेक एंड बैलेंस के बिना चले तो शक्ति के केंद्रीकरण का खतरा हमेशा बना रहता है। हालांकि इन सब के बावजूद वह मूल प्रश्न अनुत्तरित ही रहा कि यदि संवैधानिक प्रमुख सुप्रीम कोर्ट की अनिश्चितकाल वाली सलाह पर अमल नहीं करता तो किसी राज्य के समक्ष क्या रास्ता बचा रहेगा। इस साइकिल कभी आम आदमी की सवारी मानी जाती थी, लेकिन अब यह बड़ी बड़ी गाड़ियों की चकाचौंध में गायब सी हो गई है। इसके पीछे सरकार, सिस्टम और हमारी सोच तीनों जिम्मेदार है। इन सब के बीच अच्छी खबर यह भी है कि कोपेनहेगनाइज इंडेक्स 2025 ने
भारत के अहमदाबाद शहर को दुनिया के टॉप 100 साइकिल फ्रेंडली शहरों में शुमार किया है। अहमदाबाद इस मुकाम पर पहुंचा है तो देश के दूसरे शहर भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। सवाल यह भी है कि आखिर अहमदाबाद ने ऐसा क्या किया जो देश के अन्य शहर नहीं कर पाए। इस सवाल का जवाब भी है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने साइकिलिंग को बढ़ावा देने के गंभीर प्रयास किए। माई बाइक और माई साइकिल जैसे पब्लिक बाइक शेयरिंग सिस्टम को मजबूत नेटवर्क दिया। साबरमती रिवर फ्रंट पर डेडिकेट साइकिल ट्रैक बनाए। पुराने शहर में भी संकरी गलियों को साइकिल फ्रेंडली बनाया। जाहिर है राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत रहे, फंडिंग लगातार मिली और सबसे बड़ी बात क्रियान्वयन में कोई कोताही नहीं बरती गई। साइकिल अब वहां लोगों की स्मार्ट चॉइस बनती जा रही है। दूसरी तरफ कोलकाता, सूरत, जयपुर, कोटा, बेंगलुरु, चंडीगढ़ सब ने बड़े प्लान बनाए, करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरह बहाए, लेकिन क्या हुआ? अनदेखी ने सब बेकार कब दिया। भारत में साइकिल को आम आदमी की गाड़ी ही समझा जाता रहा है, जबकि चीन और जापान में मंत्री, डॉक्टर, सीईओ सब साइकिल से दफ्तर जाते हैं। वहां साइकिल स्टेटस नहीं, स्मार्टनेस का प्रतीक है, लेकिन हम अभी भी स्टेटस सिंबल में फंसे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में साइकिल सवारी को लोकप्रियता करने के लिए क्या किया जा सकता है। जवाब स्पष्ट है। अगर राष्ट्रीय साइकिल नीति बनाई जाए और हेल्थ पॉलिसी में साइकिल को शामिल किया जाए तो इसे अपना सकते हैं। इस शहर में डेडिकेटेड साइकिल हाईवे अनिवार्य हो, कार पार्किंग पर टैक्स लगे, साइकिल पार्किंग फ्री और सिक्योर हो, स्कूलों में साइकिल एजुकेशन अनिवार्य की जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इन प्रयासों से अगर देश में लोग साइकिल चलाना शुरू कर दें तो प्रदूषण भी 30% तक कम हो सकता है। ईंधन के साथ साथ चिकित्सा पर होने वाले खर्च पर भी एक हद तक लगाम लगेगी। जाहिर है इससे तेल आयात पर निर्भरता भी घटेगी। नीदरलैंड में साइकिल से प्रति व्यक्ति 1000 यूरो सालाना बचत होती है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? साइकिलें फिर से सड़कों पर लौट सकती हैं, लेकिन इसके लिए सरकार, प्रशासन और समाज तीनों को अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी। यह सिर्फ यातायात नहीं, बल्कि जीवन शैली, स्वास्थ्य और पर्यावरण का मुद्दा है। साइकिल व इसके सवारों को वापस सम्मान दिलाना आज की सबसे बड़ी जरूरी शहरी नीतियों में से एक होना चाहिए। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एच स्वामी पे डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।